नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की नई कहानी मेरी जुबान पे। कभी कभी मैं सोचता हूं दोस्तों, कभी कोई कोई कहानी ऐसी आ जाती है, मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि हम किस समाज में रह रहे हैं, किस समाज के हिस्सा, या यूं कहें कि हम किस समाज के हिस्सेदार बन चुके हैं। आंख खुली है, देख नहीं सकते, कान खुली है, सुन नहीं सकते, जुबान है, बोल नहीं सकते। तो ये कहानी जो है, मैं जो कहानी एक स्टोरी में आज दो दो कहानी सुना रहे हैं, बट मेरा मन इतना दहला हुआ था, दुखी और कुंठित था कि मैंने सोचा पहले ये कहानी सुना तो ये जरूर सुननी चाहिए, उसके बाद आज की कहानी पे आऊंगा। तो दोस्तों, एमपी के एक गांव में रश्मि अपने परिवार के साथ रहती है। उसके परिवार में जो है ससुर, देवर, उसके छोटे छोटे बच्चे जो कि 3 साल के और 4 साल के हैं। और रोशनी एक हाउसवाइफ है और उसका पति और उसके जो ससुर है वो खेती खलिहानी करते हैं, मतलब किसान वर्ग से हैं। दिवाली का दिन था, 31 अक्टूबर, शाम का वक्त। रश्मि जो है अपने पति का इंतजार करती है, सज धज के है, नई नई साड़ी पहन चुकी है। उसके बाद उसने अपने बच्चों को पहनाया और फिर वो तो अपने खेलने में मगन थे, और उसके पति और उसके जो ससुर के बाकी जो घर के लोग थे वो खेत में काम करे, जहां रश्मि देख सकती थी। वो देख रही कि उनका पति और उनके जो भी ससुर और देवर जो है अभी भी काम कर रहे हैं, और बस काम करें। इतनी देर में करीबन 20-25 मिनट के बाद उसके खेत में करीबन 20 से 25 लोग, जो कि हथियार के साथ, हथियारबंद लोग उसके पास आते हैं, उसके पति और ससुर और देवर के पास खेत में। और बिना कुछ कहे सुने 25 लोग एक साथ उन तीनों पे टूट पड़ते हैं और इतना मारते कि लहूलुहान हो जाते हैं। वहां उस समय जब चोट लगती है तो ससुर, देवर और जो यू नो ससुर, देवर और उसका पति, चोट लगने के बाद, जैसी चोट लगती है, ससुर, देवर और उसका पति जमीन पे गिर जाता है। और किसी की इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि उसकी मदद करे। पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती नहीं है, या आ नहीं पाती है। थोड़ी देर के बाद जब उन लोगों को लगा कि ये अब मर चुके हैं, मारने पीटने के बाद वहां से निकल जाते हैं 25 लोग, और जो रश्मि है वो देखती रह जाती है, उसके पास सन रह जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बात करे। थोड़ी देर के बाद गांव के लोग भागते हुए आते हैं और उन तीन जो बॉडी पड़ी थी खेत के अंदर उसको उठाते हैं, चेक करते हैं, और फिर इमीडिएटली वहां के एक नज़दीक के अस्पताल में ले जाते हैं ताकि ये चेक कर सके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, ये चेक करें कि क्या है। जैसे ही अस्पताल में डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेक करके कह देता है, उनको मृत घोषित कर देता है। कहानी दोस्तों यहाँ नहीं है, इंसानियत यहाँ कहीं नहीं गई, क्योंकि हर इंसान को अपने जीवन लीला के बारे में सोचने का अधिकार है। कोई हिम्मत करता है, कोई हिम्मत नहीं करता। बट हद तो तब हो गई जबकि जो इन तीनों की लाश जो है अस्पताल में पड़ी है और डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया है, उसके बाद इसको शुद्ध नहीं है। रश्मि जो है, जैसे पता चलता है कि उसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो अब मृत हो चुके हैं, उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है, उनकी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं, तो रश्मि के जुबान से कुछ निकलता नहीं है, वो कुछ बोल नहीं सकती है। तो तभी वहां के जो इतने संवेदनशील, तो छोड़ दीजिए, थोड़ा सा सहानुभूति नहीं थी उस हॉस्पिटल के अंदर। वहां की जो एक नर्स थी और डॉक्टर, जैसे ही देवर, सबसे पहले तो देवर का लाश उसे उठाया गया,
उसको हाथ में दिया गया। उसके बाद जैसे ही देवर की लाश को, क्योंकि अब इसको देवर को लेके जाना था, फिर उसके बाद काम क्रिया कर, लेकिन जैसे ही लाश को उठाती है उसके बाद बाहर ले जाती है, तो वहाँ की जो अटेंडेंट थी, जो नर्स थी और डॉक्टर, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखाया जा, साफ साफ कहा जा रहा है कि आप इस बेड को साफ कीजिए क्योंकि आपके ही परिवार का खून है, आप इसे साफ कीजिए। आप सोचिए कि जिस औरत का पूरी लाइफ अंधकार हो गई है, जिसके उसके जीवन की जो सबसे बड़ी जमा पूंजी थी वो समाप्त हो चुकी है, और उस एक औरत दूसरी औरत को कैसे कह रही कि तुम ये बेड को साफ करो। वीडियो में देखा जा रहा है, लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा, और जो जो निर्दयता, कहते हैं जो असंवेदनशीलता, सॉरी ये हिंदी मेरी, जो क्रुएल्टी देखी गई है, जो सेंस नहीं है उनके पास, और उस औरत से साफ करती है और ये साफ करती है। वो तो गनीमत हो एक इंसान का जिसने कैमरा से शूट कर लिया, नहीं तो ये पता ही नहीं चलता कि आजकल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन कौन से जानवर रहते हैं। जैसे ये वीडियो वायरल होता है, एमपी की गवर्नमेंट जगती है, फरमान सुनाती है, डॉक्टर साहब को किसी और जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, मैडम को और जो 2 नर्सेस थी उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सर मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि इतनी ऐसी हरकतों के बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसफर, और उसके बाद हम कर देते हैं सस्पेंड, कुछ दिनों के बाद फिर वापस आ जाएंगे, फिर यही हरकतें होंगी। भैया हम पैसे देते हैं टैक्स में, तभी इनकी सैलरी चलती है, ये हमारा ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों आप ही बताएं कि क्या होना चाहिए। अब आते हैं दूसरी कहानी पे, जो एक्चुअल कहानी में सुनाना चाहता था। ये कहानी जो है इसी साल की है। कर्नाटका में एक जगह है जो कहते हैं उसमें उडुपी जो है, एक कर्नाटका में एक जगह है जिसमें एक इंसान रहता है, बालकृष्ण पुजारी, जो 44 साल का है और ठीक ठाक घर से है, और पेशे से वो एक होटेलियर है, उनका एक रेस्टोरेंट है, और ठीक ठाक काम चल जाता है, ठीक ठाक बिजनेस हो जाती है। और 17 साल पहले जो है बालकृष्ण शादीशुदा है, और 17 साल पहले उसकी शादी हुई थी, और शादी के बाद उसके 2 बच्चे थे, और अब वो जो शादी काफी अच्छी चल रही थी और बच्चे भी बड़े हो रहे थे। इतने में जिस महिला से उनकी शादी हुई थी उस महिला का नाम था प्रतिमा। तो प्रतिमा अब कहती है कि बालकृष्ण से कि अब बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और मैं भी बोर हो रही हूँ, तो मैं भी काम करना चाहती हूँ। बालकृष्ण को ये आइडिया अच्छा लगा। बालकृष्ण ने प्रतिमा के लिए एक ब्यूटी पार्लर ओपन करवा दिया। अब प्रतिमा डेली ब्यूटी पार्लर में काम करती, अपने आप को इंगेज करती, क्योंकि ये रेस्टोरेंट का जॉब ऐसा भी है कि आप टाइम नहीं दे पाते, तो इसलिए जरूरी है कि एक महिला को एक इंगेज कर दिया जाए ताकि कि कहीं ना कहीं उनका भी मन लगा रहे। अब अच्छा समय चल रहा, इतने में जैसे इनकी शादी हुई तभी प्रतिमा का एक भाई था जिसका नाम था संदीप। संदीप जो है अपने जीजा को बहुत प्यार करता था, और जीजा भी संदीप को उतना ही प्यार करता था जैसे कि एक बेटा हो, और हमेशा से संदीप जीजा जी के बहुत करीब रहा है। संदीप जो है जीजा के काम में मदद भी करता था, बट वो पास में ही रहता था क्योंकि शादी हुई थी आसपास के लोग। तो कर्नाटका में ऐसा होता है कि लोग आसपास ही शादी करते हैं और पूरी फैमिली आसपास ही, जो भी उसके रिश्तेदार होते हैं वो आसपास ही रहते हैं। तो और पूरे परिवार में संदीप जो है, मतलब पूरे गुष्टी कह सकते हैं कि लोगों में फेमस था कि जीजा साला, ऐसी जोड़ी आज तक नहीं बनी और ऐसी जोड़ी लोग अब नहीं बनती। इनमें इतना प्रेम था एक दूसरे को, और संदीप भी अपने जीजा को उतना ही प्यार करता, और जीजा जो है, जो अपना बालकृष्ण है,
वो भी अपने साले को जीरो जान से और हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। मतलब आप सोच सकते हैं एक छोटी सी छोटी बात को शेयर करते थे। कभी बाल कृष्ण के और प्रतिभा के बीच में कभी अनबन हो जाती, झगड़ा हो जाता, तो संदीप से वो बताता और संदीप जो है इन दोनों के बीच में एक कड़ी बनकर कहानी को संभालता था, या यूं कहें कि रिश्तों को संभालता था। 19 अब अक्टूबर का महीना, अब ये जो कहते हैं, सॉरी, अगस्त का महीना आ चुका था। शादी ठीक ठाक चल रही थी, रिश्तेदारी ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक ना अगस्त के महीने में बालकृष्ण बीमार रहने लगा। उसे ठंडा गर्म होता, फिर बीमार, कुछ दवाइयाँ लेता, फिर ठीक हो जाता, फिर वापस आ जाता। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो करीबन बीमार हुए, फिर इन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। ले जाने के बाद दवाई होने के बाद फिर थोड़ा ठीक होते, फिर वापस डॉक्टर ठीक हो, लेकिन कुछ तकलीफ ऐसी थी जो कि समझ में नहीं आ रही थी और बालकृष्ण काफी बीमार रहने लगा। उसके बाद संदीप और बाकी लोगों ने डिसाइड किया कि बालकृष्ण को हम अच्छे डॉक्टर को दिखाते। वो बैंगलोर जहां भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए। करीबन 2 महीने तक इनका इलाज चलता रहा बड़े हॉस्पिटल में। करीबन इन्होंने 9 हॉस्पिटल बदल दिए इस बीच 2 महीने के अंदर। अब अगस्त से अब अक्टूबर आ चुका था। अक्टूबर में एक चमत्कार हुआ, बालकृष्ण वापस ठीक होने लगे। ये चमत्कार ही था कि क्योंकि कोई सिम्टम समझ में नहीं, बट फिर भी ये पता नहीं क्यों ठीक होने लगे। डॉक्टर्स ने 19 अक्टूबर को कहा कि अब बालकृष्ण के बीमारी में काफ़ी सुधार आ गया है, अब ये काफ़ी ठीक है, अब इन्हें घर ले जाइए। तो जैसे ही लोगों ने सुना तो संदीप खुशी के मारे, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और जो भी आसपास लोग थे जो संदीप का ध्यान रख रहे थे, सॉरी, बालकृष्ण का ध्यान रख रहे थे, वो भी काफ़ी खुशी से झूम गए कि आज दामाद को घर लेकर जाएंगे, या रिश्तेदार कोई भाई होगा, कोई चचेरा भाई होगा। तो अब प्रतिमा जो है संदीप के साथ बालकृष्ण को, पुजारी जी को घर लेकर आती है उडीपी में। उसके बाद रात को जब सब खा पी लेते हैं तो घर का पूरा जमावड़ा रहता है। प्रतिमा सभी रिश्तेदारों से कहती है कि आप लोग अब जाइए, बालकृष्ण ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। तो लेकिन बहुत रिश्तेदार कह रहे थे कि नहीं, हम आज रहते हैं और देखभाल करते हैं, फिर कल हम चले जाएंगे, हमारा घर यहीं है। वो जिद करते कि नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी बालकृष्ण डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो भी आराम करेंगे, आप लोग जाइए, आप लोगों का घर नजदीक है, कोई दिक्कत होगी तो मैं जरूर आप लोगों को कॉल करूंगा। फिर ज्यादा जिद करती है तो बालकृष्ण को देखते हुए उसके बाद रिश्तेदार फिर मान जाते हैं कि ठीक है, घर नजदीक है, कुछ होगा तो बुला लेगी। फिर वो संदीप वहीं रहता है, बाकी सब चले जाते हैं। संदीप को फिर प्रतिमा कहती है कि संदीप अब तुम भी चले जाओ, जीजा जी को रेस्ट करने दो। लेकिन संदीप कहता है कि नहीं दीदी, मैं रहूंगा और मैं जीजा को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, आज तो कम से कम। लेकिन प्रतिमा भी बोलती है कि जीजा को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, मैं उनका ख्याल रखूंगी, तुम जाओ और रेस्ट करो और कल चले जाना, कल आ जाना, नहीं तो कुछ होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। संदीप को जाने की इच्छा नहीं थी, बिकॉज वो अपने जीजा को बहुत दिनों से मिस कर रहा था और वो जीजा के पास ही रहना चाहता था, बेड के पास बैठा था। लेकिन संदीप को बोलने के बाद वो भी चला जाता है। अब जो है रात के करीबन 2 बजे प्रतिमा, जो बालकृष्ण काफी गहरी नींद में सोए रहते हैं, तो प्रतिमा दरवाजा खोलती है। उसी से एक अंदर, घर के अंदर 2 बजे के करीब एक शख्स एक इंसान घर के अंदर आता है और वो बाथरूम में छुप जाता है। कुछ देर के बाद जब प्रतिमा को लगता है कि अब कोई आसपास कोई खतरा नहीं है, तो इशारा करती है, वो शख्स आता है और बालकृष्ण सोए हुए रहते हैं
तो एक तकिया लेता है और उसके मुंह पे दबा देता है। अब जैसे ही बालकृष्ण को लगता है कि उनको सांस में दिक्कत होती है, वो छटपटाने लगते हैं, इतने में प्रतिमा जो है उनके शरीर पे बैठ जाती है, छाती पे, कहते हैं छाती पे बैठ जाती है और पैरों को दबा देती है। अब इधर जो इंसान उनके मुंह पे तकिया रखा था काफी जोर से लगा चुका था, उसके बाद प्रतिमा जो है आज अपने पति के छाती पर बैठी थी। आप सोच सकते हो कि मंजर क्या होगा। कुछ देर के बाद, बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद, बालकृष्ण की पैर ठंडी हो जाती है, शांत पड़ जाते हैं, यानी कि बालकृष्ण की लीला समाप्त हो जाती है। उसके बाद जिस रास्ते से जो इंसान आया था वो उसी रास्ते से रात को चला जाता है। अब दरवाजा बंद करती है, उसके बाद फिर बेडरूम की तरफ जाती है। अब बेडरूम के पास जाते ही पहले तो जितने घर का इधर उधर जो भी था ठीक करती है, और ऐसे हालत में कर दी कि पता ना चले कि कोई स्ट्रगल हुआ है या कुछ गड़बड़ हुई है। थोड़ी देर के बाद सुबह होती है। प्रतिमा प्लान के हिसाब से सबसे पहले सारे रिश्तेदारों को कॉल करती है, चिल्लाती है, चीखती है कि पता नहीं बालकृष्ण को क्या हो गया, अभी हिल नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे ही रिश्तेदार सुनते हैं घर की तरफ भागते हैं। फिर वो संदीप को कॉल करती है। वो जानती थी कि संदीप बहुत नज़दीक है, वो जीजा को ऐसे ही छोड़ने वाला। संदीप को फ़ोन लगाती है, संदीप को बोलती है देखो ना तुम्हारे जीजा को क्या हो गया है। संदीप को कुछ समझ में नहीं आता कि जीजा कल इतना अच्छा था कि आज रात को क्या हो गया ऐसा कि जीजा को तबीयत खराब हो गई। वो भागता हुआ आता है जीजा के पास, सभी रो रहे होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जाते ही पता चल जाता है कि बालकृष्ण की लीला समाप्त हो गई। बट इस दुनिया में अब बालकृष्ण नहीं है। प्रतिमा भी रोती है, गिलगिलाती है, पूरा मंजर रोना था, मतलब जैसे मंजर जो था बहुत गमगीन था। अब लोगों ने भी समझ लिया कि हो सकता है कि बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई होगी, जिसके वजह से कुछ अटैक आया हो, हार्ट अटैक आया हो और बालकृष्ण दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन संदीप जो है थोड़ी देर के लिए अपने जीजा के पास जाता है। तो जीजा के पास जाते ही वो एक चीज नोटिस करता है। उसके जीजा के चेहरे पे ना और गले पे एक निशान थी, और उसको ना शक होता है कि हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अपनी बहन से पूछता है कि बताओ कुछ हुआ है क्या। प्रतिमा बोलती है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और जीजा पता नहीं क्या हुआ, सुबह मैं उठा रही थी, नहीं उठे, तो मैंने सबको कॉल किया। संदीप कहता है कि जीजा के चेहरे पे ये दाग कैसी है, पहले तो नहीं थी। अब प्रतिमा कहती है हाँ, सुबह सुबह जब वो उठे नहीं तो मैंने एक पानी की बोतल उठा के मारी ताकि चोट लगे तो उठे, वो कोई हरकत करे, लेकिन कोई हरकत नहीं की उन्होंने, तो शायद उसी का दाग होगा। पर संदीप बोलता है उसकी बहन झूठ बोल रही है, ये दाग जो है, ये जो चोट के निशान जो है ना, वो बॉटल के नहीं है। अब वो कहता है कि दीदी एक काम करो, इसका पोस्टमार्टम कराते हैं। प्रतिमा बोलती है कोई करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि कुछ तो है ही नहीं, तो पोस्टमार्टम नहीं करते, इनका अंतिम संस्कार करते हैं। और वो इतना कैजुअली बोल रही थी कि संदीप को डाउट था। अब वो बोलता है कि इसका पोस्टमार्टम कराते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम भी घर का कोई इंसान को, घर का कोई सदस्य जो नजदीक हो, जिसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, वही करवा सकता। तो प्रतिमा तो मानने से रही। फिर वो जाता है बालकृष्ण के पुजारी जी के पिता के पास और कहता है कि अंकल, मुझे हो ना हो मुझे शक है कि जीजा जी के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है, ये नेचुरल डेथ नहीं है, हम इसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। बस बालकृष्ण के पिताजी पढ़े लिखे इंसान थे, वो समझ गए, उनको भी बात में सच्चाई लगी। उन्होंने आदेश दे दिया, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि पोस्टमार्टम हो।
पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को कैप्चर कर लिया गया। पुलिस बॉडी को अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गई। अब 2 दिन के बाद यानी कि 23 अक्टूबर को संदीप वापस अपनी बहन के पास जाता है और कहता है, 23 अक्टूबर को संदीप अपनी बहन के पास जाता और कहता है, बहन एक बात बताओ, कुछ हुआ था क्या? प्रतिमा कहती है, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। प्रतिमा, झूठ मत बोलो, ये जो तुम कह रही हो ना, ये तुम झूठ बोल रहे हो। प्रतिमा बोलती है, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे जीजा जी बीमार थे, वो ठीक नहीं हुए और हमें छोड़कर चले गए। बोलते कि वो जो मांक है ना, वो हजम नहीं हो रही है। अभी पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी चली जा रही है, पोस्टमार्टम आते ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। तो इससे पहले कि पुलिस तुम्हें कुछ बोले, तुम सच सच बताओ। संदीप बोलता है, वो आया था ना, 19 अक्टूबर की रात वो आया था घर पे, और वो नाम जो बताया उसने, उसका नाम था दिलीप हेगड़े। वो कहता है कि दीदी, मुझे सब मालूम है कि तुम्हारा जो है ना 28 साल के दिलीप हेगड़े के साथ नाजायज संबंध है, और जीजा जी ने मुझे बताया था। सच सच बताओ, दिलीप हेगड़े आया था ना उस रात को? अब जैसे ही प्रतिमा ये नाम सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इसको कैसे पता। बहुत मिन्नत करने के बाद, बहुत धमकाने के बाद एक बार संदीप के सामने वो टूट जाती है। भाई हाँ, फाउल हुआ है, पर मेरी इसमें कोई गलती नहीं। अब अपने आप को बचाने के लिए अब प्रतिमा जो है कहानी सुनाती है। कहानी ये सुनाती है कि और जो कहानी वो सुनाती है, वो पूरा जो भी बोलती है, प्रतिमा जो भी बोलती है, अब बोलती है, ठीक है भैया, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। और इतने में जो है वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर चुका था संदीप, और जितनी भी बात हुई थी वो सारे रिकॉर्ड हो चुके थे। संदीप ने कहा कि मैं पुलिस से तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें सच सच बताना। और प्रतिमा ने सारी बात कह दी। प्रतिमा ने स्टोरी सुनाई कि इनका रिश्ता कैसे शुरू हुआ था। 28 साल का दिलीप हेगड़े बॉम्बे में काम करता था और अच्छा खासा पैसा घर से था। और कोरोना के काल में, कोरोना के टाइम में सारा काम बंद करके वो वापस बैंगलोर आ चुका था, यानी उडीपी में आ चुका था। और उडीपी में जब कोरोना था, तो बहुत सारे जो लोग थे, या मैं या आप जो भी है, हमारे पास एक ही काम हुआ करता था, क्योंकि ब्यूटी पार्लर बंद हो चुके थे, लोग काम नहीं ले रहे थे, कुछ भी नहीं हो, घर बैठे बैठे लोग टाइम पास कर रहे थे। तो इंस्टाग्राम और जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसके थ्रू लोग एक दूसरे से जुड़ रहे थे। उनके लिए या तो ओटीवी प्लेटफॉर्म, नहीं तो इंस्टाग्राम, दो ही चीजें थी जो कि उनका टाइम पास है। इसी के दौरान संदीप हेगड़े, दिलीप हेगड़े और प्रतिमा एक दूसरे के नजदीक में आए, कांटेक्ट में आए, दोनों से बातें चलने लगी, फिर ये मिलना मुलाना हुआ, फिर ये रिश्ते में आ गए। कुछ दिन के बाद दिलीप हेगड़े जो है, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद कुछ दिन चलता रहा, उसके बाद जो प्रतिमा है, दिलीप हेगड़े से शादी करना चाहती थी, और ये बात उसने दिलीप हेगड़े को बता रखी थी। दिलीप हेगड़े ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उसको भी शादी करनी थी प्रतिमा से, क्योंकि खूबसूरत थी, दोनों ही खूबसूरत थे। इवन जो बालकृष्ण पुजारी भी बहुत काफी खूबसूरत इंसान थे। अब दिलीप हेगड़े ने क्या किया, दिलीप हेगड़े
यू नो एक साइंस कॉलेज जाता है, जो मेडिकल कॉलेज होता है, वहाँ से एक दवाई उठाता है, एक स्लो पॉइजनिंग, क्योंकि इन्होंने प्लान किया था कि हमको बालकृष्ण को एक स्लो पॉइजन देना है। अब उसके लिए जो दवाई है वो हमको मिलेगी मेडिकल कॉलेज से। मेडिकल कॉलेज वाले जो हैं, ये दवाइयाँ ऐसे किसी को नहीं देते, वो स्टूडेंट्स के लिए होती है, सिर्फ ट्रायल्स के लिए, मतलब जो टेस्टिंग पर्पस की वजह से। तो मेडिकल कॉलेज जाता है, दिलीप हेगड़े मेडिकल कॉलेज जाता है, वहाँ अपना एक फर्जी कार्ड बनाता है, फिर वहाँ से वो दवाई का ऑर्डर देता है, पैसे देता है, और अपने घर पे वो दवाई मंगवाता है पोस्ट के थ्रू, मतलब कुरियर के थ्रू। कुरियर के थ्रू वो पार्सल आता है। वो पार्सल आने के बाद वो दवाई जो है वो प्रतिभा को देता है, और वो कहता है कि ये जो थोड़ा थोड़ा जो है ना, ये अपने पति को, यानी पुजारी जी को, थोड़े थोड़े अपने खाने में, कभी सुबह कभी शाम रात, हर टाइम देते रहो, और काम हो जाएगा हमारा। और प्रतिमा ने ऐसा ही किया। प्रतिमा हमेशा थोड़ी थोड़ी दवा खाने में डालकर देने लगी। कुछ दिन के बाद अगस्त में के करीब उस दवाइयों ने असर करना शुरू कर दिया, और दिलीप हेगड़े जो अपने बालकृष्ण जी हैं, उनकी तबीयत खराब होने लगी उस दवाइयों के असर से। अब हॉस्पिटल जाने के बाद हॉस्पिटल में जो रवैया था प्रतिमा का, वैसे लोगों को काफी अचंभा हुआ, क्योंकि पति मौत के बिस्तर पे बैठा है, और ये जो मेम साहब है वो मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, इंटरनेट पे हमेशा लगी रहती थी, इनको कोई सीरियसनेस नहीं था। संदीप भी ये देख चुका था, और वो कहीं ना कहीं ये इससे नाराज भी था। अब 2 महीने के बाद, जैसे कि अक्टूबर, जैसा मैंने कहा 19 अक्टूबर को जब घर आए, अब इनकी प्लान जो है फेल हो गई, क्योंकि वो उस समय गुस्सा में थी, क्योंकि उसके प्लान की धज्जियां उड़ चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब जो है बालकृष्ण ठीक कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने प्लान तो मारने का था, क्योंकि मारने के बाद फिर वो हेगड़े से शादी करती। अब जैसे ही अक्टूबर घर पहुंचे, तो उसने प्रतिमा ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, कहा कि अब हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते, अब हमें बालकृष्ण को दुनिया से उठाना होगा, हम इसे कत्ल करते हैं। और फिर जो जैसे मैंने कहानी सुनाई, वैसे प्रतिमा ने होल्ड किया, घर बुलाया, हेगड़े साहब ने सब कर दिया। अब प्रतिमा जेल में है, हेगड़े को भी हिरासत में ले ली गई है, वो भी जेल में है, उन पे केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। अब सोचिए उन बच्चों का क्या होगा। एक औरत जो अपने पति को छोड़ के दूसरे के प्यार में फंसी है, और वो अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचती, कैसा प्यार है यार। तो दोस्तों, कहानी समाप्त करता हूँ। कहानी समाप्त करने से पहले एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आप मेरे चैनल पे बने हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक घुट्टी के समान है। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन कि मैं और अच्छा काम करूं। आई थिंक आपने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखा भी होगा। तो मिलते हैं, अभी जाते हुए रास्ते में कोई कहानी सुनता हुआ जाऊंगा, और फिर कल आपके लिए एक कहानी बना कर लाऊंगा। टिल देन मिलते हैं, सबक है, नमस्कार, और अपने आप को खुशहाल रखिएगा, आबाद रखिएगा। थैंक यू।